हेलो बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो इस क्लास में हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। ये क्लास डॉक्टर मनोहरे बुक जो NCERT बेस्ड है उस पे आधारित होती है बच्चों, ठीक है। तो इसमें हम लोग कर रहे थे अभी अध्याय 4, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोग अध्याय 4 के बारे में जो है पूरा डिस्कशन कर लिया था हमने। अध्याय 4 जो कि है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने द्विघात समीकरण के बारे में सारी चीज़ें जान ली थी। आज हम लोग करने वाले हैं अध्याय 4 के क्वेश्चन। तो इस क्लास में हम लोग जो है प्रश्नावली 4A, प्रश्नावली 4B, 4C और 4D तक के क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। उसके आगे के क्वेश्चन को अगली क्लास में कराया जाएगा आप लोगों को। तो चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। और मैं आशा कर रहा हूँ बच्चों कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी और आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए होंगे, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, ठीक है। तो ये क्लासेस आपके रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं प्रश्नावली 4A का जो है एक क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्या है इसमें कि एक दिया हुआ है जो है समीकरण दिया हुआ है, इसमें आपको जांच करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण की प्रॉपर्टी क्या होती है ये आप लोगों को बताई जा चुकी हैं कि किसी समीकरण की जो सबसे बड़ी घात होती है अगर 2 है तो वो द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। सबसे बड़ी घात को हम लोग देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या दिया हुआ है समीकरण, देखिए दिया हुआ है x² + 3x + 1 बराबर x-2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करके इसको तोड़ लेंगे, ठीक है। x-2 का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले पे a-b का होल स्क्वायर फॉर्मूले पे तोड़ लेंगे, जो a² + b² - 2ab इस फॉर्मूले पे इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे, तोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए आइए तोड़ते हैं। तो x² + 3x + 1 बराबर x² - 2ab, देखिए a² - 2ab + b² होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो उस पर देखिए इसको हमने तोड़ लिया, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए x² से कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल समीकरण क्या आ जाएगा 7x - 3। देखिए इसकी सबसे बड़ी घात जो है x की क्या है, x के पावर 1। इसका मतलब है क्या है कि ये द्विघात जो है समीकरण नहीं है, तो अतः यह समीकरण द्विघात नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोग चेक कर लेंगे कौन से समीकरण द्विघात हैं, कौन से समीकरण नहीं है। इसके बारे में आप लोगों को जो है पॉलिनोमियल जब आपका चैप्टर करवाया गया था, अध्याय 2 जो है पॉलिनोमियल है, उसमें भी बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में सब कुछ बताया जा चुका है। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं अटेंड करी है तो उस क्लास को भी आप लोग अटेंड करिए, जिससे कि आप लोग और अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाएँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी पिछले क्लासों में आप लोगों को करवाया जा चुका है, लेकिन फिर से आइए देखते हैं। जब भी प्रश्नावली 4A में दिया हुआ है तो फिर से करते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें देखिए दिया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है 306 दिया हुआ है। तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है, ठीक है। इसका जो हमें पूर्णांक है उसको ज्ञात करना है। चलिए तो देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है, एक x मान लेते हैं, एक x + 1 है। क्रमागत का मतलब क्या होता है कि क्रम से आने वाले पूर्णांक। जैसे देखिए 5 के बाद जो है क्रम से अगर देखेंगे तो 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है। अगर हम 5 को x मान लेते हैं तो 6 को x + 1 लिख सकते हैं क्या। उसी प्रकार से हमने एक धनात्मक पूर्णांक को x ले लिया तो अगला जो है x + 1 ही तो होगा, क्योंकि 5 में आप 1 ऐड करेंगे तभी 6 आएगा। अगर हम मान लेते हैं कि x = 5 है, ठीक है, तो 6 को x + 1 ही तो लिखेंगे ना। तो ये मतलब x और x + 1 हम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे, ठीक है। अभी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो 306 है, ठीक है। तो x गुणे x + 1 बराबर 306। देखिए तो x गुणे x + 1 बराबर 306 है। तो अभी इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो x² + x बराबर 306 या x² + x
और ये इधर जाएगा तो -306 बराबर 0। ठीक है, तो ये देखिए द्विघात, इसकी सबसे बड़ी घात जो है ये है x की घात 2, तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, और हमें यही तो करना है कि इन जो दिया हुआ है इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना था, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस सवाल का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में दिया हुआ है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ये एक स्थिति दी हुई है, इसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि रोहन की आयु जो है x वर्ष है, तो रोहन के माँ की आयु क्या हो जाएगी, इसमें दिया हुआ है कि रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो x + 26 हो जाएगी, क्योंकि x हमने रोहन की आयु मान रखी है। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी, जैसे आपकी अभी आयु अगर है 20 वर्ष, तो 3 वर्ष बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, 23 वर्ष, मतलब आपकी आयु में 3 जुड़ जाएगा। ऐसे ही रोहन की 3 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, अभी उसकी आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु x + 3 वर्ष हो जाएगी। और उनके माँ की भी आयु तो 3 वर्ष बढ़ जाएगी, तो रोहन के माँ की आयु कितनी हो जाएगी, अभी x + 26 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद x + 26 + 3 मतलब x + 29 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अभी दिया हुआ है कि 3 वर्ष बाद जो है उनके आयु का गुणनफल 360 है दिया हुआ है, तो हम लोग उनके आयु का गुणनफल इस 360 के बराबर कर देंगे। देखिए, ठीक है, तो इसको फिर गुणा कर लेंगे। देखिए x का x में करेंगे x², फिर x का 29 में करेंगे 29x, फिर 3 का x में होगा, फिर 3 का 29 में होगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा देखिए क्या आ जाए, x² + 32x - 273। तो इसमें भी x की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण के रूप का हो गया, और हमें यही तो करना था। देखिए कि द्विघात समीकरण के रूप में ही तो लिखना था, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं प्रश्नावली 4B की तरफ। देखिए अभी जो प्रश्नावली 4A में और सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने आप लोगों को नहीं करवाए हैं। ठीक है, क्यों नहीं करवाए, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने करवाए सेम इसी तरीके से वो सारे क्वेश्चन हल होंगे आपके लिए। ठीक है, द्विघात समीकरण बनाना है या कुछ भी करना है तो आप लोग उसको घर पे अपना खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, फिर उस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली 4B की तरफ देखते हैं। तो प्रश्नावली 4B में क्या है कि आपको एक टर्म मैंने पिछली क्लास में पढ़वाया था, शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है, इस टर्म को मैं आपको बताया था, तो इसमें वही दिया हुआ है, शुद्ध द्विघात समीकरण जो है उसको हल करना है। शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होते थे, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जिसमें जो है x की घात 2 के अलावा कोई और अचर नहीं होता है जिस समीकरण में। जैसे देखिए एक कोई समीकरण आप 4x² + 5x + 6 = 0 लेते हैं, तो ये देखिए इसमें x की पावर 2 तो है, इसके साथ ये 5x भी है, मतलब x की घात 1 भी आ रहा है। लेकिन जिस समीकरण में ये टर्म जो 5x वाला टर्म है, मतलब x² के अलावा और कोई जो है चर का टर्म ना हो, तो वो शुद्ध द्विघात समीकरण होता है। तो यहाँ पे शुद्ध द्विघात समीकरण दिए हुए हैं, उनको आपको हल करके x का मान निकालना है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए x² - 1/9 दिया हुआ है, इसको हल करना है तो 1/9 को दूसरी साइड लाएंगे, तो ये इस साइड माइनस है तो इधर आगे प्लस हो जाएगा, आप लोग जानते ही है। फिर दोनों पक्षों का हम लोग वर्गमूल ले लेते हैं। ठीक है, वर्गमूल जब लेंगे तो ये √x² हो जाएगा और ये √ जो है 9 आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा, सॉरी। तो अभी x² को हम x × x लिखेंगे, तो √x × x जो है बाहर x आ जाएगा क्या, तो ये बाहर आके x हो गया। और करड़ी में 1/9 भी है, देखिए तो करड़ी में 1/9 को क्या लिख देंगे, 1/3 × 3 जो कि बाहर आके प्लस माइनस जो है 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है कि 3x² - 36x = 12 को हल कीजिए। इसको भी हल करके आपको x का मान ही तो निकालना है। तो अभी हम लोग ये जो 36 है इसको इस साइड लेकर आते हैं, सभी अचर को जो है एक साइड कर लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
नहीं, पहले इसमें से 3 को कॉमन हम ले लेते हैं। देखिए 3, ये जो इधर 3x² माइनस 36 है, तो 3 इसमें से आसानी से कॉमन ले लिया जा सकता है। तो 3 कॉमन लेंगे तो x² माइनस ये 36 में 3 गुणे 12 लिख सकते हैं, तो 3 कॉमन हो गया, तो ये 12 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, अभी 3 जो है दूसरी साइड आएगा तो 12/3 हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे 3 1 3, 3 चौका 12, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो x² माइनस 12 बराबर 4 आ गया। ठीक है, तो देखिए अभी इस 12 को दूसरी साइड लाएंगे तो ये इस साइड आके प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर -12 है, तो ये +12 हो जाएगा। तो 12 + 4 कितना हो जाएगा? 16। फिर वही काम करेंगे, वर्गमूल लेने का काम कर देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का। ठीक है, तो जब वर्गमूल हम लोग ले लेंगे तो ये प्लस माइनस √16 हो जाएगा और ये x हो जाएगा, क्योंकि √x² अभी मैंने बताया बाहर आके x कैसे होता है। ठीक है, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4, तो √4 × 4 ± 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक क्वेश्चन है, x/3 + 3/x बराबर x/12 + 12/x। ठीक है, को हल कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए तो इसको जो है हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही काम कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें एक टर्म है x/3 और एक टर्म है 12/x। तो ये जो नीचे जिसमें अचर पद हैं उनको एक साइड कर लेते हैं और नीचे जिसमें चर पद हैं उनको एक साइड कर लेते हैं। ये ऐसे कर लेने से आसानी से आप थोड़ा हल कर पाएंगे। वैसे तो अब इन सभी को एक ही साइड, चाहे राइट हैंड साइड चाहे लेफ्ट हैंड साइड करके एलसीएम लेकर हल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आसान करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जिसमें हर में जो है अचर पद हैं उनको एक साइड कर लेते हैं और जिनमें हर में चर पद हैं उनको एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने जो x/3 को और x/12 को एक साइड कर लेते हैं और 12/x को और 3/x को एक साइड कर लेते हैं। फिर एलसीएम लेके देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ पे x/4 बराबर 9/x आ जाएगा। फिर तिर्यक गुणा कर लेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो x² बराबर 36 हो जाएगा, या फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे हम लोग। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया तो क्या हो जाएगा, x बराबर ± √36 या x बराबर ±6 हो जाएगा। √36 को जो है 6 × 6 में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जब करड़ी से बाहर आएगा तो ±6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कर पाएंगे। अब चलते हैं प्रश्नावली 4C की तरफ। ठीक है, 4C में क्या दिया है बच्चों की इसको, ठीक है, आपको द्विघात समीकरण दिए हुए हैं बहुत सारे और आपको गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि से आप लोगों ने हल करना तो सीखा ही है। ठीक है, बताया ही गया आप लोगों को। ठीक है, तो उसी तरीके से आप लोग हल करेंगे। पहले क्या करते हैं गुणनखंड विधि से कि जो ये अचर पद है देखिए समीकरण में, इसको गुणा करते हैं जो x² का गुणांक होता है उससे। ठीक है, x² के गुणांक से गुणा किया तो यहाँ पे x² का गुणांक तो 1 है, तो इसको गुणा करने के बाद 18 ही आ जाएगा। ठीक है, अब 18 को 2 ऐसे भागों में तोड़ते हैं जिसमें कि जोड़ने या घटाने पर ये -9 आना चाहिए और गुणा करने पर ये 18 आना चाहिए। ये बातें आपको पिछली क्लासेज में बताई गई है। तो ये तोड़ने के लिए जो है ना आप लोग एलसीएम ले लिया करिए। ठीक है, तो इससे आप लोग आसानी से इसको कर पाएंगे, तोड़ पाएंगे। देखिए अभी इसको -6 और -3 में तोड़ देते हैं तो -6 × -3 18 हो जाता है और -6 और -3 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये -9 भी आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए x को कॉमन लिया तो x -6 आ गया और -3 को कॉमन लिया तो x -6 आ गया। इस पूरे में से x -6 को कॉमन ले लिया तो हमारा x -3 बच गया। ठीक है, अब x -6 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 6 आ जाएगा और x -3 बराबर 0 कर लिया तो x बराबर 3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा जो है आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी प्रश्नावली जो है 4D, इसमें क्या करना है आपको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। पिछली क्लास में मैंने ये चीज़ें आप लोगों को बताई है कि पूर्ण वर्ग बनाकर किस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, तो फिर से एक क्वेश्चन को लेकर मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसे फिर से मैं याद दिला देता हूँ आपको कि इसे a + b का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है उस समीकरण को इस फॉर्मूले के हिसाब से सेट करना पड़ता है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे सेट करने के तरीके बताएंगे, ठीक है। अब इसमें ए स्क्वायर क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर दिया होगा, आपका द्विघात समीकरण है तो एक्स स्क्वायर होना ही होना है उसमें, तो जो एक्स स्क्वायर है वो जो है आपका ए स्क्वायर का पद बनेगा, और जो इसमें यक्स का गुणांक होगा वो 2ab का पद बनेगा। ये चीज़ें आप लोगों को पिछली क्लास में बताई जा चुकी, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर है प्लस 16x है और प्लस 15 है। देखिए इसमें मैंने 4 से गुणा करके किया हुआ है, अगर आप 4 से गुणा नहीं भी करते तब भी इसको हल कर सकते थे। कैसे कि ये जो 4 है इसको देखिए 2 गुणे 2 भी कर देते हैं, तो इसको 2x का वर्ग भी कर देते, ठीक है। आप लोग इस विधि से हल करने की कोशिश कीजिएगा, इसको 2x स्क्वायर करके, फिर भी आपका आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, मैं आप लोगों को जिस मेथड से किया है मैंने उस मेथड से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए जब पूरे समीकरण में आप 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 16x स्क्वायर प्लस 16 चौका 64 और प्लस 15 चौका 60 हो जाएगा। अभी 16x स्क्वायर को 4x का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो ये 16x स्क्वायर ही तो आएगा जब इसको अलग करेंगे तो, फिर प्लस 2 गुणे 4x गुणे 8 प्लस 8 देखिए अभी क्या बन गया, ये तो हमारा ए स्क्वायर वाला टर्म बन गया। अब हम बनाएंगे 2ab वाला टर्म, ठीक है। तो 2 लिख दिया, ए हमारा 4x है। अब ये तो 4 दूना का 8 है, 8 बन गया, और b के लिए हमारे पास बचा यहाँ पे 64 है, तो 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा, तो यहाँ पे गुणे 8 लिख दिया। तो ये हमारा जो है b वाला टर्म बन गया। तो अब हमें यही टर्म प्लस b स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, तो इस रूप में चाहिए, तो हम इस टर्म को इसके स्क्वायर के साथ इस समीकरण में जोड़ देंगे, फिर उतना ही इस समीकरण से घटा देंगे, जिससे कि इस समीकरण पे कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि हमने देखिए जोड़ भी दिया और घटा भी दिया, तो ये दोनों आपस में घट के 0 ही बन जाएंगे, तो इस समीकरण पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर प्लस 60 तो है ही, बराबर 0 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 4x प्लस 8 का होल स्क्वायर ये बन गया, ठीक है, और माइनस 64 प्लस 60, ये तो होना है 8 बटे 64 हो जाएगा, और प्लस 60 है ही। अब इसको जब देखिए माइनस 64 प्लस 60 करेंगे तो -4 आ जाएगा, और -4 दूसरी साइड आएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस अभी यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्गमूल अब ले लेते हैं, तो ये देखिए 4x प्लस 8 का होल स्क्वायर है, तो ये जब करड़ी से बाहर आएगा आपका तो 4x प्लस 8 बन जाएगा। यहाँ पे करड़ी में 4 है, ठीक है, ये जब बाहर आएगा तो +-2 आ जाएगा, 4 को 2 गुणा 2 ही तो लिखते हैं, तो ये बाहर आ गया +-2 बन गया, ठीक है। अभी 2 द्विघात समीकरण है ना, तो इसके 2 मूल आने चाहिए, तो एक बार +4 लेकर x का मान हम निकाल लेंगे, अरे सॉरी +-2 है ना, तो एक बार +2 लेकर x का मान निकाल लेंगे, एक बार -2 लेकर x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें देखिए यहाँ पे +2 लिया हमने तो हमारा आ गया -3/2, और -2 लिया तो -5/2 आ गया, ठीक है। ये हमारे हो जाएंगे इस समीकरण के 2 मूल, ठीक है। तो प्रश्नावली जो है 4D तक हमने यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं आप लोग अपना खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, सेम ऐसे ही सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। और कोई भी दिक्कत होगी क्वेश्चन करने में तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको जो है करवा दिया जाएगा वो सारे क्वेश्चन जिनमें आपको दिक्कत हो रही होंगी, ठीक है। अभी आगे इसके अगली क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 4E के क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और हाँ हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, हमारे जो है इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, उसे फॉलो करिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। टेलीग्राम में आपको जो है समय समय पे हमारी क्लासेस की जानकारी और आपके एग्ज़ाम से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी समय समय पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।